बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 1 में हमने यूनिट नंबर 1 का इंट्रोडक्शन किया और समझा कि मैट्रिसेस क्या होते हैं और इसकी डिफरेंट टाइप्स क्या होती हैं। और आज सेकंड लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे वन बाय वन। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कुछ मैट्रिसेस गिवन है और हमें बताना है कि इनमें से स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा है और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कौन सा है। रिवाइज कराता हूँ कि स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हों, और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वो होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल ना हो। तो वन बाय वन हम इन्हें देख लेते हैं। टोटल 6 क्वेश्चन थे जिनमें से मैंने 4 लिखे हैं क्योंकि सेम ही थे तकरीबन सारे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है हमारे पास, मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 2 3 0 एंड 5। तो ऑर्डर देख लेते हैं इसका कि नंबर ऑफ रोज कितनी है और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं। नंबर ऑफ रोज है इसमें नंबर 1 एंड नंबर 2 और नंबर ऑफ कॉलम भी दो ही है, नंबर 1 एंड नंबर 2। तो इसका ऑर्डर क्या हुआ हमारे पास, ऑर्डर को हम रिप्रेजेंट करते हैं m क्रॉस n, जिसमें m होता है नंबर ऑफ रोज एंड n होता है नंबर ऑफ कॉलम्स। तो m यहाँ पे कितना है 2, क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम 2 है, और n कितने हैं वो भी 2 है। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हुआ हमारे पास 2 क्रॉस 2। तो ये मैट्रिक्स हमारे पास कौन सा हुआ, स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास जिसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है 1 एंड 2, नंबर ऑफ कॉलम 1 2 एंड 3। तो ऑर्डर क्या हुआ m क्रॉस n, क्या हुआ इसमें m की वैल्यू हमारे पास 2 एंड n की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3। तो इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 3 हुआ। नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं है, तो ये हमारे पास कौन सा हुआ, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास जिसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है 1 2 एंड 3 और नंबर ऑफ कॉलम है 1 2 एंड 3। तो ऑर्डर हुआ इसका 3 क्रॉस 3। तो ये हमारे पास हुआ एक स्क्वायर मैट्रिक्स। फोर्थ क्वेश्चन में नंबर ऑफ रोज को देखा जाए यानी कि हॉरिजेंटली, तो हमारे पास सिर्फ एक ही रो है, और वर्टिकली अगर देखा जाए तो वर्टिकली भी हमारे पास सिर्फ एक ही कॉलम है। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हमारे पास क्या हुआ 1 क्रॉस 1। तो ये भी हमारे पास एक है स्क्वायर मैट्रिक्स। रिमेनिंग 2 क्वेश्चन में भी हमें यही बताना है कि स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा है और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कौन सा है। क्वेश्चन जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, इसमें भी हमें कुछ मैट्रिसेस गिवन हैं और हमें उनका ऑर्डर बताना है, नंबर ऑफ रोज कितने हैं और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं। पार्ट 1 में अगर देखा जाए तो A इज इक्वल टू 1 2 -1 3 4 एंड 2 है हमारे पास। ऑर्डर देखते हैं इसका, जिसमें एक रो और दूसरी रो, प्रेजेंटली 2 रोज हैं इसमें, और वर्टिकली अगर देखा जाए तो एक कॉलम, दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम। तो ऑर्डर इसका क्या बना हमारे पास m क्रॉस n इज इक्वल टू 2 क्रॉस 3। ठीक है, ऑर्डर इसका क्या बना हमारे पास 2 क्रॉस 3। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारे पास, उसमें एक ही रो है और एक ही कॉलम है, तो इसका ऑर्डर हुआ हमारे पास 1 क्रॉस 1। और थर्ड में हमारे पास कॉलम 2 हैं और सॉरी रोज 2 हैं और कॉलम 3 हैं, तो इसका ऑर्डर हुआ 2 क्रॉस 3। चौथे क्वेश्चन में हमारे पास 3 रोज हैं और 2 कॉलम हैं, तो इसका ऑर्डर क्या हुआ 2 क्रॉस 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें हमें एक मैट्रिक्स गिवन है और कहा गया है कि A is equal to 3 2 minus 4 minus 2 5 0 2 1 5 minus 3 4 and 6। और हमने करना क्या है, गिव द फॉलोइंग एलिमेंट्स, कि ये जो मैट्रिक्स है हमारे पास उसके हमने फॉलोइंग एलिमेंट्स बताने हैं। इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ क्या है ये। अगर इस तरह लिखा गया है कि A और आगे लिखा हो कि 1 एंड 2, कुछ भी लिखा हो, तो फर्स्ट वन जो होता है वो होता है नंबर ऑफ रो। क्या होता है नंबर ऑफ रो, सिर्फ रो लिख देता हूँ, और सेकंड वन इज कॉलम। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि हमने वो एलिमेंट बताना है जो रो 1 में हो और कॉलम नंबर 2 में हो।
अगर ऑर्डर देखें सबसे पहले इस मैट्रिक्स का हम, तो रोज कितनी हैं? 1 2 3 एंड 4, 4 इसमें रो हैं, और कॉलम कितने हैं? 1 2 एंड 3। तो सबसे पहला जो इसने पूछा है हमसे, कौन सा पूछा है? A1 2, तो यानी कि फर्स्ट रो में एंड सेकंड कॉलम में। रो फर्स्ट कौन सी है? ये वाली है, और कॉलम सेकंड चाहिए, तो फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड कॉलम। तो ये नंबर हमारे पास है 2, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं दिस इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है A2 3, यानी कि रो 2 में और कॉलम नंबर 3। तो रो 2 है हमारे पास ये वाली, और कॉलम 1 2 एंड 3, कॉलम 3 ये वाला है, ठीक है। नंबर हमारे पास है 0। और थर्ड पार्ट में हमसे पूछा गया है कि A3 2 बताना है, यानी कि रो 3 में कॉलम 2, तो नंबर हमारे पास क्या आ रहा है? 1। A4 3 में रो 4 एंड कॉलम 3 हमारे पास है 6। एंड 4 में हमसे पूछा गया है कि A13, यानी कि रो 1 में है यहाँ पे -4, रो 1 एंड कॉलम 3, रो 1 एंड कॉलम 3। तो A33 में हमारे पास है रो 3 एंड कॉलम 3, तो वो है हमारे पास 5। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, उसमें हमें 4 मैट्रिसेस गिवन हैं, और हमने बताना है कि इनमें से कौन से जो मैट्रिक्स हैं वो एक दूसरे के इक्वल हैं। मैट्रिक्स A इज इक्वल टू दिस, B C एंड D। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्व कर लेते हैं। 1 + 1 is 2, 4, 3 + 2 5, 2 + 1 3, एंड D को अगर मज़ीद सॉल्व किया जाए तो आता है हमारे पास 2, 4 + 1 5, 3 एंड 1। सॉल्व हमने दोनों मैट्रिसेस को कर लिया है। कंपेयर करते हैं हम कि कौन से मैट्रिसेस इक्वल आ रहे हैं। अगर मैट्रिक्स A को C के साथ कंपेयर किया जाए, तो रो 1 में क्या है हमारे पास? 2 एंड 5 इक्वल है। रो 2 में क्या है हमारे पास? 1 एंड 3, बट मैट्रिक्स C में हमारे पास रो 2 में 1 एंड 3 नहीं है। तो अब हम मैट्रिक्स B को C के साथ अगर कंपेयर करें, तो रो 1 भी सेम है 2 एंड 5, एंड रो 2 भी सेम है 4 एंड 3। तो हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, और ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि A इज इक्वल टू D, एंड हमारे पास दूसरा है B इज इक्वल टू C, एंड दैट इज अवर आंसर इन दिस क्वेश्चन। हम इसे इस तरह में लिख सकते हैं, AD आर इक्वल। दोनों ही आंसर ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दो मैट्रिसेस गिवन हैं A एंड B, और हमें इन मैट्रिसेस में कुछ वेरिएबल्स गिवन है, ठीक है। कुछ वेरिएबल्स गिवन है, और हमसे पूछा गया है कि इन वेरिएबल्स की क्या वैल्यू होगी तो दोनों मैट्रिसेस इक्वल आ जाएंगे। इसलिए हम दोनों मैट्रिसेस को कंपेयर करेंगे और हमें वैल्यूज मिल जाएंगी। कंपेयर करते हैं। A11 है जो हमारे पास, उसको हम इस मैट्रिक्स के A11 से कंपेयर करेंगे। A1 यानी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, V इज इक्वल टू 2, ठीक। नेक्स्ट है हमारे पास कौन सा? -3 है, को अगर देखा जाए तो -3 के इक्वल है, -3 एंड -3। सेकंड रो में जो फर्स्ट एलिमेंट है हमारे पास वो है U, तो इसे भी हम कंपेयर करते हैं मैट्रिक्स B के सेकंड रो के फर्स्ट एलिमेंट के साथ, जो कि हमारे पास क्या है? 5 है। तो U इज इक्वल टू 5, एंड लास्ट वन इज W, and we can see that W is equal to 0। सो आंसर में अब इन्हें हम लिख देते हैं V is equal to, and that आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या बताया गया है कि
ये जो दो मैट्रिसेस हैं ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, ठीक है। दोनों मैट्रिसेस एक दूसरे के इक्वल है और इन मैट्रिसेस में कुछ वेरिएबल्स मौजूद हैं। क्या वेरिएबल्स हैं? ए बी सी एक्स वाई एंड जी। तो हमें क्या करना है कि इन वेरिएबल्स की वैल्यूज फाइंड करनी है। दोनों मैट्रिसेस एक दूसरे के इक्वल हैं और जो वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैट्रिसेस अगर इक्वल हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि A11 मीन्स के एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम जो है इस मैट्रिक्स में वो इक्वल है एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो इसमें अगर अब वैल्यूज पुट करें हम तो हमारे पास क्या आ रहा है? A11 इस मैट्रिक्स में क्या है हमारे पास? x+3 और इस मैट्रिक्स में क्या है हमारे पास? 0। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई कि x+3 इज इक्वल टू 0 और वैल्यू हमें चाहिए थी x की। तो अब x की वैल्यू निकाल सकते हैं। x चाहिए हमें और x के साथ 3 मौजूद है। तो 3 को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे? जो ऑपरेशन 3 परफॉर्म कर रहा है हम इसका ऑपोजिट ऑपरेशन कर देंगे, ठीक है। 3 यहाँ पे ऐड हो रहा है x के साथ, तो 3 को ख़त्म करने के लिए हम -3 को ऐड कर देंगे। मीन्स कि x+3 जो ये वाला था इसे दोबारा लिखा एंड -3 हमने ऐड कर दिया और इस साइड पे 0 -3, 0 को अब लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है तो हमारे पास -3 आ गया। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू -3। नेक्स्ट हमें चाहिए y की वैल्यू। तो y को अगर देखा जाए तो y कहाँ पर मौजूद है हमारे पास? यहाँ पे मौजूद है a फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम A13। तो दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं तो इसका मतलब A13 दोनों A13 दोनों मैट्रिसेस में इक्वल है। तो अब इसमें वैल्यूज पुट करें 2y-7। फर्स्ट मैट्रिक्स में A13 क्या है? 2y-7 और दूसरे मैट्रिक्स में हमारे पास A13 क्या है? 3y-2। तो इसे अब हम किस तरह सॉल्व करेंगे? हम ये करेंगे कि y वाली जितनी भी टर्म्स हैं इस इक्वेशन में उन्हें एक साइड पे ले आएंगे और रिमेनिंग जो टर्म्स हैं उन्हें दूसरी साइड पे ले जाएंगे, ठीक है। तो y वाली यहाँ पर दो टर्म्स हैं। कौन कौन सी हैं? 2y एंड 3y। तो अब अगर आप देखें कि अगर यहाँ पर हम 2y को मूव करके दूसरी साइड पे लेके जाते हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा? 2y उस साइड जाके हो जाएगा नेगेटिव। तो नेगेटिव होगा तो फिर 3y के साथ हम इसे करेंगे माइनस। तो माइनस करने के बाद y का आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव, क्योंकि 3 की वैल्यू बड़ी होगी। बट अगर हम 3y को इस साइड पे लेके आते हैं तो 3y इस साइड पे आके नेगेटिव हो जाएगा। तो जब हम उसे 2y के साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा y का आंसर क्या आ जाएगा? नेगेटिव। तो हम y का आंसर पॉजिटिव लाने के लिए वैल्यू को मूव कर रहे हैं। ये कुछ पॉसिबिलिटीज़ आप हमेशा किसी भी क्वेश्चन से किसी नंबर को मूव करते वक़्त देख लिया करें, जिससे आपको कुछ आइडिया हो कि आपको कैसा आंसर मिलेगा, ठीक है? तो हम क्या करते हैं, -7 यहाँ पे आ गया और यहाँ पे -2 है उस साइड पे, वो भी हमें नहीं चाहिए, तो उसे भी हम इसी साइड पे ले आते हैं। -2 है, यहाँ पे आके क्या हो गया? +2। तो इस साइड पे क्या है पहले ही? 3y, इसे हमने कुछ नहीं किया, ये यहीं पे मौजूद है और 2y को हमने मूव किया, इस साइड पे पॉजिटिव था, दूसरी साइड पे जाके नेगेटिव हो गया, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव था, यहाँ पे नेगेटिव हो गया, इसे इस साइड से उस साइड पे ले गए, ये नेगेटिव था, ये पॉजिटिव हो गया। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? -5 इज इक्वल टू y। तो y की वैल्यू क्या आ गई? -5। y की वैल्यू क्या आ गई? -5। नेक्स्ट हमें वैल्यू चाहिए अब z की। तो z कहाँ पे मौजूद है? z है हमारे पास फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम में A12। तो ये किसके इक्वल है? सेकंड मैट्रिक्स में जो A12 है ये उसके इक्वल है। वैल्यू देखें अगर तो फर्स्ट मैट्रिक्स में क्या है A12 की वैल्यू? Z+4। दूसरे मैट्रिक्स में क्या है? 6। तो Z+4 इज इक्वल टू 6। अब हमें क्या करना है? Z की वैल्यू चाहिए, +4 हमें नहीं चाहिए, तो हम यहाँ पे -4 को दोनों साइड पे ऐड कर देंगे, ठीक। और यहाँ पे पहले ही 6 मौजूद था, इसके साथ भी -4 आ गया। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और Z इज इक्वल टू 6 इज 2। अब हमें वैल्यू चाहिए A की। तो A को अगर देखें तो A कहाँ पर मौजूद है? A कहाँ पे है हमारे पास?
सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम मीन्स A2 2। तो सेकंड मैट्रिक्स में भी इक्वल है दोनों, A2 है। तो A2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, A-1। तो ये किसके इक्वल है, -3 के। तो अब हमें वैल्यू चाहिए A की। तो -1 को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका ऑपोजिट ले आएंगे, +1। और इस साइड पे भी +1 आ जाएगा। तो क्या आंसर आएगा, A इससे कैंसिल इज इक्वल -2। अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है B की। A13 इज इक्वल टू A13, ये हमें जानते हैं क्योंकि हमें गिवन है ये कि दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं। तो अब हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं। A13 की क्या वैल्यू है हमारे पास, B-3, तो इज इक्वल टू 2B+4। यहाँ पे हमारे पास ये वाली वैल्यू है। तो अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर भी इक्वेशन की दोनों साइड पे हमारे पास B मौजूद है, तो जिससे हमें आंसर नहीं मिल सकता, तो तमाम B वाली वैल्यूज को हम एक साइड पे ले आएंगे। तो किस वैल्यू को मूव करना है दूसरी साइड पे, B हमारे पास दो है, एक B ये है और एक B ये है। तो क्वेश्चन ये बनता है कि किस B को दूसरी साइड पे मूव करना है। तो हम क्या करते हैं कि अगर हम इस B को मूव करते हैं, ठीक है, जिसके साथ 2 है, तो इसको मूव करने से 2B दूसरी साइड पे जाके नेगेटिव हो जाएगा और -2 भी हो जाएगा। तो उससे जब हम B से माइनस करेंगे तो हमारा B का आंसर क्या आ जाएगा, नेगेटिव। लेकिन अगर हम इस B को उस साइड पे ले जाते हैं तो ये वाला B हो जाएगा नेगेटिव, और 2B से माइनस करने के बाद हमारा B का आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। तो हम इसलिए इस B को मूव करते हैं, -3 ये वाला यहीं पे है, और इस 4 को भी हम इसी साइड पे ले आते हैं, ठीक है। उस साइड पे प्लस है, इस साइड पे आके माइनस हो गया। तो यहाँ पे क्या होता है, 2B ये वाला आ गया, और ये B यहाँ पे पॉजिटिव है, दूसरी साइड पे जाके नेगेटिव होके 7 आ गया, इज इक्वल टू इज B। तो वैल्यू क्या आ गई, B इज इक्वल टू -7। नेक्स्ट है हमारे पास C, A23। A23 इज इक्वल टू A23। तो अब हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स में A23 क्या है, 0 है। 0 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है, 2C+2। 0 को मैं उस साइड पे लिख रहा हूँ ताकि इक्वेशन को समझने में थोड़ी आसानी हो। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें 2 नहीं चाहिए, सबसे पहले उसे ख़त्म करते हैं। तो हम क्या करेंगे, प्लस हो रहा है 2 यानी कि पॉजिटिव 2 है, तो इसके लिए हम -2 ले आएंगे। साइड से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया, 2C इज इक्वल टू -2। तो अब हमें C के साथ से 2 को ख़त्म करना है। तो 2 क्या हो रहा है यहाँ पे, मल्टीप्लाई, तो हम इसे दोनों साइड पे डिवाइड कर देंगे। यहाँ भी 2 डिवाइड कर दिया और यहाँ भी 2 डिवाइड कर दिया, यहाँ से भी कैंसिल और यहाँ से भी कैंसिल। तो C की वैल्यू क्या आ गई, -1। हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। हमने तमाम वेरिएबल्स जो हमें फाइंड करने थे उनकी वैल्यू निकाल ली है। क्वेश्चन यहाँ तक भी कंप्लीट है, लेकिन अगर आप दोबारा आंसर के तौर पे वैल्यूज जो हमारे पास वेरिएबल्स के हैं उन्हें दोबारा लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में प्रॉब्लम ये है कि जितने भी इक्वेशंस हमारे पास बनी है, डायरेक्टली हमें किसी भी यानी इक्वेशन से प्रॉपरली आंसर नहीं मिल रहा। तो अब हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास 4 इक्वेशंस बन चुकी हैं इनको हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, और जो एज अ रिजल्ट न्यू हमें इक्वेशंस मिलेंगी उनसे हमें किसी एक वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी, किसी की भी मिल सकती है, ए की या बी की या सी की। उसे हम इन बाकी इक्वेशंस में पुट करेंगे और आंसर हमें मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम इन दो को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। क्या करना है, यानी कि ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, इसके लिए आपको थोड़ा सा कंसंट्रेट करना पड़ेगा, गौर से क्वेश्चंस को पढ़ना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि ऐड करके क्या रिजल्ट्स मिलने की पॉसिबिलिटीज़ हैं और सब्ट्रैक्ट करके क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। और हमेशा याद रखें कि मैथ में हम वही स्टेप लेते हैं जिससे कम से कम स्टेप्स में हमें आंसर मिल जाए। हमेशा हम वही स्टेप्स चूज़ करते हैं जहाँ पर हमें कम से कम स्टेप्स में आंसर मिल जाए। तो इसे हम जब इक्वेशंस को प्लस या माइनस करते हैं तो हमेशा याद रखें, माइनस करते वक्त
जो नीचे वाली वैल्यूज़ होती हैं उनके साइन्स चेंज हो जाते हैं, ठीक है? पॉज़िटिव वाली नेगेटिव हो जाती है और नेगेटिव वाली पॉ बी पॉज़िटिव है और यहाँ भी पॉज़िटिव है। तो जब हम इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे वाली वैल्यू जो होगी उसके साइन चेंज हो जाएंगे। ये बी पॉज़िटिव होगा तो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है? ये जब नेगेटिव होगा तो इससे ये कैंसल हो जाएगा और हमारे पास आंसर थोड़ा स्मॉल हो जाएगा जिसमें सिर्फ ए और सी रह जाए, ठीक है? अदरवाइज़ अगर हम किसी और से करते तो हमारे पास ए भी मौजूद होता, बी भी मौजूद होता और सी या डी भी आते तो वो भी मौजूद होते, कटिंग ना होती अगर तो, और वो मज़ीद लेंथी स्टेप हो जाता है, इसलिए हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन। तो क्या करें, इक्वेशन 2 को 1 से सब्ट्रैक्ट करना है। तो पहले हम ऊपर लिखेंगे इक्वेशन 1 ए प्लस तो उसे ऊपर वाली जो इक्वेशन है उसमें बी के नीचे ही लिखना है। मीन्स के ऊपर वाली इक्वेशन में बी यहाँ पे है तो नीचे भी हम बी यहाँ पे। अब बी था हमारे पास तो ऊपर बी यहाँ पे था, फर्स्ट जगह को हमने एम्प्टी छोड़ दिया, खाली छोड़ दिया और बी को बी के नीचे लिख दिया। अब सब्ट्रैक्ट करने से पहले आपने ये देखना है कि जो बी वैल्यू पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएंगी, जैसा कि मैंने बताया था कि साइंस चेंज होंगे। तो अब हम इसे कर लेते हैं, ए के नीचे आ जाएगा, ऊपर वाला बी पॉजिटिव और नीचे वाला नेगेटिव दोनों कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -2 सी, क्योंकि साइन चेंज हो जाएगा। और यहाँ पे माइनस एंड माइनस प्लस, तो 4 + 1 5, तो साइन हमेशा ग्रेटर वैल्यू वाला यूज होता है तो माइनस। रिमेनिंग आपने देखना है कि हमें ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि हमारे पास जो आंसर मिलेगा वो स्मॉलेस्ट होना चाहिए, ठीक है? कम से कम हमें आंसर ऑब्टेन होना चाहिए। तो अगर यहाँ पे देखें तो ऊपर वाला डी जो है वो पॉजिटिव है और नीचे वाला डी नेगेटिव है। तो यहाँ पे अगर हम ऐड करें तो साइन चेंज नहीं होंगे और पॉजिटिव डी एंड नेगेटिव डी कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम इन दोनों को ऐड करते हैं। इन दोनों के साइंस का कुछ इशू नहीं होगा क्योंकि एक के साथ वेरिएबल ए है और दूसरे के साथ सी है। तो ये दोनों तो वैसे भी हम अलग अलग लिखेंगे, तो साइन हमें डी का देखना है। तो साइंस इनके पहले ही ऑपोजिट है तो हम इनको ऐड करेंगे ताकि ये दोनों कैंसल आउट हो जाए। एडिंग 3 and 4 क्या है? तो पहले ए को लिख लेते हैं। तो हमारे पास क्या है यहाँ पे, ए बी, ए सी डी हमने कर दिया, ठीक है? ए सी एंड डी, अगर ए को बाद में लिखते तो गलत नहीं होता, लेकिन ऑर्डर के साथ चीज़ अंडरस्टैंड करने में आसान होती है, इसलिए मैंने ए को पहले लिख दिया। ऐड कर रहे हैं, साइंस चेंज नहीं होंगे, पॉजिटिव डी एंड नेगेटिव डी यहीं पे कैंसिल हो जाएंगे। प्लस डी इज इक्वल टू 8 किया जाएगा। तो इसे हम बोल देते हैं क्वेश्चन नंबर वी आई। तो अभी तक हमने क्या किया, रिवाइज करता हूँ मैं एक बार। जो कंडीशन हमें गिवन थी कि दोनों मैट्रिसेस क्या एक दूसरे के इक्वल हैं, उससे हमने क्या किया कि जो हमारे पास कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स थे उनसे हमने इक्वेशंस बना ली। तो इक्वेशंस से एक तो थी भी काफ़ी ज़्यादा और उससे हमें कुछ आंसर भी ऑब्टेन नहीं हो रहा था। तो हमने उन इक्वेशंस को एक दूसरे के साथ ऐड और सब्ट्रैक्ट किया ताकि हमें कुछ ऐसी वैल्यूज़ मिलें जिससे हमें किसी एक वेरिएबल का आंसर मिल जाए, जैसे हम बाकी वेरिएबल्स में पुट करके बाकी इक्वेशंस में सॉरी
अपना आंसर ऑब्टेन कर सकें। तो अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से हमें क्या आंसर मिलते हैं, ठीक है? तो यहाँ अगर आप देखें a माइनस 2c है और यहाँ पे क्या है 2a प्लस 2c। तो यहाँ पे अगर आप देखें कि 2c नेगेटिव है और नीचे 2c पॉजिटिव है, इट मीन्स अगर हम इन्हें ऐड करें और इनके साइन चेंज ना हो तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। तो रिमेनिंग वैल्यू हमारे पास किसकी बच जाएगी? रिमेनिंग वैल्यू हमारे पास किसकी बच जाएगी? a की। लाइन का क्या कर रहा हूँ मैं इसे। तो क्या करते हैं, इक्वेशन लिखता हूँ दोबारा। क्या है हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 a माइनस 2c इज इक्वल टू -5 और हमारे पास इक्वेशन नंबर 6 क्या है 2a प्लस 2c। a को a के नीचे लिखते हैं 2a और c को c के नीचे लिखते हैं प्लस 2c और इज इक्वल टू क्या है 8 प्लस 2c एंड माइनस हो जाएगा 2a है और इसमें एक और a प्लस हो जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा 3a और इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा 8 माइनस 5 इज 3 एंड साइन ग्रेटर यूज होगा। अब हमें वैल्यू चाहिए a की, तो a के साथ हमारे पास क्या है 3। तो इट मीन्स के a की वैल्यू ऑब्टेन करने के लिए हमें 3 को ख़त्म करना होगा। तो 3 कैसे ख़त्म होगा? 3 को हम दोनों साइड पे डिवाइड कर दें। यहाँ भी 3 डिवाइड है, यहाँ भी 3 डिवाइड, यहाँ से भी कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से भी कैंसिल। तो a की वैल्यू हमें मिल जाएगी a इज इक्वल टू 3। एक वेरिएबल की हमें वैल्यू मिल गई है। तो अब हम वन बाय वन उसे बाकी क्वेश्चंस में पुट करते जाएंगे और हमें बाकी वैल्यूज भी मिलती जाएंगी। तो सबसे पहले हम b की वैल्यू फाइंड करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं फॉर b। तो b की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे a प्लस b की इक्वेशन लिख लेते हैं इज इक्वल टू -1। तो अब हमारे पास a की वैल्यू मौजूद है, यहाँ पर 1 है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे 1 पुट करते हैं a की जगह पे प्लस b एज इट इज इक्वल टू -1। तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और ये +1 है तो इसे ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड पे -1 को ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ भी -1 हो जाएगा और ये वाला 1 +1 है और साथ में क्या है b है। ये -1 हमने ऐड किया और ये 1 यहाँ पे पहले से मौजूद था और इक्वल टू की दूसरी साइड पे ये पहले वाला 1 और -1 एक और आ गया। तो ये -1 +1 कैंसिल, क्या आ जाएगा b इज इक्वल टू -2। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई b की। दो वैल्यूज हमें मिल गई हैं। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए c की। तो c की वैल्यू हमें कहाँ से मिलेगी, यहाँ से। यहाँ पे हम अब क्या करते हैं b की वैल्यू पुट कर देते हैं। क्या है हमारे पास, यहाँ पे लिखते हैं पहले फॉर c। तो यहाँ अगर b की वैल्यू पुट करें तो क्या बन जाएगा -2 प्लस 2c इज इक्वल टू 4। बहुत ही बेसिक लेवल पे मैं कर रहा हूँ क्वेश्चन ताकि जो थोड़े वीक स्टूडेंट्स हैं उन्हें भी जो मैथ्स के बेसिक्स होते हैं उन्हें समझने में मुश्किल ना आ जाता। तो -2 कैसे ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, हमें +2 दोनों साइड पे हम +2 ऐड करेंगे। -2 है तो +2 हमने ऐड कर दिया, ये -2 पहले वाला और +2 हमने ऐड किया और +2c 4 और इस साइड भी अगर यहाँ पे हमने 2 लिया है तो इस साइड भी 2 आ जाएगा। ठीक है, अब 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल और हमारे पास क्या आ जाएगा अगर इस स्टेप को हम थोड़ा डीपली देखें तो हमारे पास आ रहा है कि 2c है अगर, तो हमें यहाँ से 2 को ख़त्म करना है। तो 2 को ख़त्म करने के लिए अब हम क्या करेंगे, 2c के साथ हो रहा है मल्टीप्लाई, तो हम दोनों साइड पे 2 को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल और हमारे पास क्या आ जाएगा c इज इक्वल टू 3। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई
सी की लास्ट में कौन सी वैल्यू चाहिए, वो है हमारे पास डी की, तो हम लिखते हैं फॉर डी। तो डी की वैल्यू पुट करने के लिए अब हम दोनों में से किसी एक में भी पुट कर सकते हैं। हम कर लेते हैं क्वेश्चन 3 में। अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं पेपर में या टेस्ट में, तो आप लिख सकते हैं चीज़ें कि पुटिंग वैल्यू ऑफ डी या सी इन इक्वेशन डी फॉर जिसमें भी हम पुट कर रहे हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम पुट कर रहे हैं फॉर डी के लिए हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में सी की वैल्यू पुट कर रहे हैं, ठीक है। पुटिंग वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन 3, क्या रहेगा हमारे पास, सी की क्या वैल्यू है हमारे पास 3, डायरेक्टली वैल्यू पुट कर रहा हूँ 2 और सी की जगह पे मैं क्या पुट कर रहा हूँ 3, और क्या है आगे प्लस डी इज इक्वल टू 8, और 6 है, 6 प्लस डी इज इक्वल टू 8, प्लस 6 है, इसको ख़त्म करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा -6, प्लस 6 है, इसके साथ हम -6 ले लेते हैं और दूसरी साइड पे भी -6 आ जाएगा। तो इससे क्या होगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, d इज इक्वल टू 8 माइनस 6 इज 2, तो d की वैल्यू क्या आ गई 2। इसके अलावा अगर आप इसमें भी a की वैल्यू पुट करके भी d की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो उससे भी हम कर लेते हैं। क्या है हमारे पास 2a माइनस d इज इक्वल टू 0। अगर आप a की वैल्यू पुट करके भी d की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो d की वैल्यू फिर भी सेम ही आएगी, ठीक है। a की वैल्यू हम पुट करते हैं 2, a की वैल्यू है 1 माइनस d इज इक्वल टू 0, तो 2 1 इज 2 एंड माइनस d इज इक्वल टू 0। तो अब देखें यहाँ पे आप कि 2 हमारे पास पॉजिटिव है बट d हमारे पास क्या है नेगेटिव है। यहाँ से आप दो तरीकों से आंसर ऑब्टेन कर सकते हैं। एक कि आप इसी स्टेप में d को उस साइड पे ले जाए, मीन्स के दोनों साइड पे प्लस d ले लें, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा d इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। यहाँ पे करता हूँ मैं 2 माइनस डी प्लस डी इज इक्वल टू डी, प्लस डी साइड भी आ गया प्लस डी उस साइड भी आ गया, यहाँ से कैंसिल हो गया तो डी इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर्स आ चुके हैं, तमाम जो हमारे पास वेरिएबल्स थे उन सब के हमने वैल्यूज़ फाइंड कर लिए हैं। तो आप इन्हें दोबारा लिख सकते हैं कि a इज़ इक्वल टू दिस, b इज़ इक्वल टू दिस, और आप यहीं तक अगर इसको छोड़ना चाहते हैं तो फिर भी आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो 1.1 हमारी कंप्लीट हो चुकी है, तमाम क्वेश्चंस को हमने सॉल्व कर दिया है। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।